हेलो एवरीवन। आपका सेकंड लेक्चर में जेई एडवांस के 2023 पेपर वन। ठीक है, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो सेक्शन 3 में विल स्टार्ट विद। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, वो तो पता ही है। देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। ठीक, तो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो √1 + cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos² x-1। तो एक बार लगा देते हैं, 2 cos² x-1, और इधर क्या है, √2 tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, +1 -1 कट गया, तो इफ विल सॉल्व इट देन वी विल गेट रूट मॉड cos x। सही है, √x² इज मॉड x। ठीक है, ओके, एंड दिस इज √2 tan इनवर्स ऑफ tan x। तो ये तो बड़ा आसान हो गया दोनों के। अब हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो दोनों का ग्राफ देख लेते हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दैट डोमेन विल बी नथिंग बट आर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, राइट। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो देखना है, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ एक बार। ओके, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ओके, यह मॉड कॉस एक्स का बनाना है, तो ऐसे। ओके, ठीक है, ये मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बन गया। वाई इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, π/2, 3π/2। 3π/2 के बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, तो 3π/2 हो गया, और इधर हो गया -π/2 एंड -3π/2। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यूज। ठीक है, π/2, -π/2, 3π/2, -3π/2। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बना देते हैं। तो लेट मी टेक सम अनदर पेन, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो लेट से मैंने ये tan इनवर्स ऑफ tan x का बना दिया। ठीक है, कुछ ऐसा बनता है tan इनवर्स ऑफ tan x का। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा π/2 तक, नीचे कितना जाता है, -π/2। तो मुझे तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज ग्राफ्स चाहिए था। वो क्या है, वो देख लेते हैं क्या है। वो है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ऑब्वियसली ये ये वैल्यूज डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए, ग्रीन वाला, एक ये और एक ये, मतलब सॉल्यूशन विल बी फ्री सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिटी सिंपल। मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके मॉड कॉस एक्स और tan इनवर्स ऑफ tan एक्स का ग्राफ बना दिया, और देख लिया कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं। ठीक है, अच्छा, इस ग्राफ बहुत लोग को नहीं आता होगा, तो जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाके देख लो कि इसका ग्राफ कैसा है। ठीक है, मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बट ओवरऑल ये ग्राफ ऐसा ही रहता है जैसा मैंने बनाया है। ठीक है, ओके, लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 2। ये क्या बन गया, n इज ग्रेटर देन 2 एंड हर डोमेन इज फ्रॉम 0 to 1 to R। तो फिर आया है 1/n। ओके, अब देखो, 0 से 1/2n में हमारा ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 2n इंटू एक्स। ठीक है, तो पहला बात तो x का पावर 1 है, मतलब ग्राफ लीनियर होगा। तो एक बार 0 रखेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, n। और x इक्वल टू 1/2n रखेंगे, तो क्या मिलेगा, 0। रख के देख लो, तो इसका मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ओके, फिर इसमें आ जाओ, इसमें x इक्वल टू 1/2n रखो, तो क्या मिलेगा, 0, जो कि ठीक है। और 3/4n रखो, तो 3/4n रखोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, इसमें 3/4n रखो x के जगह,
सो 3/2 माइनस 1/2 एन ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें x इक्वल टू 3/4n रखो तो यू विल गेट 0, एंड x इक्वल टू 1/n रखो तो देन यू विल गेट 1। ओके, 1/n रखो, 0 मिल रहा है, सॉरी 1/n पे 0 मिल रहा है, 3/4n पे n मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे x इक्वल टू 1/n रखो, देन यू विल गेट 0, एंड x इक्वल टू 1 रखो, देन यू विल गेट n। तो अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल मिल गया हमारे पास। अब इसका मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब इसका मुझे क्या चाहिए, एरिया। ठीक है, तो चलो एरिया निकाल लेते हैं। यही तो बोला है, सच दैट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस। ठीक है, y, और x इक्वल टू 1 मतलब ये वाला लाइन हो गया, फिर y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, और ये हो गया, और फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब ये। ठीक है, ये जो एफ एक्स मैंने ड्रॉ किया है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो तीन ट्राइंगल है उनका एरिया कह रहा है कि मैक्स एरिया इज 4, एरिया दिया हुआ है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमको f बताना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखो सब में हाइट तो सेम है, हाइट तो एन ही है। ठीक है, तो व्हाट वी विल टेक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो मैंने क्या किया, हाफ इंटू हाइट को कॉमन ले लिया और बेस को जोड़ता गया। ओके, ठीक है, तो एक ट्राइंगल में बेस कितना है, 1/2n। दूसरे ट्राइंगल में बेस कितना है, ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, सो 1/n माइनस 1/2n मतलब 1/2। और तीसरे ट्राइंगल में बेस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/n। ओके, एंड दिस इज 4। लेट मी राइट द हाइट, हाइट इज n, जो h है उसका वैल्यू n है, सो n/2। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे n का वैल्यू कितना मिल गया, n का वैल्यू मुझे मिल गया, n का वैल्यू 8 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे n का वैल्यू 8 मिल गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ध्यान दो फंक्शन पे, देखो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कहाँ तक गया है, n तक गया है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज n विच इज 8। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ओके, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि दिस डिनोट द r प्लस 2 डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर सेवन। तो पहला और लास्ट डिजिट 7 है और बीच में r 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए यहाँ पे, r प्लस 2। ठीक है, ओके, देन एक तो ये दिया है s इक्वल टू दिस, तो फिर इसको सम करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिखा गया है। तो बोला है कि अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो कुछ यहाँ पे m आएगा, n आएगा, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले तो s इक्वल टू लिख दिया, 77, 757, 7557। ठीक है, ऐसे करके 755557। अब ध्यान दो इसमें 98 है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सम करोगे, सम करने से पहले समझ जाओ, इन दोनों 7 के बीच में कितने 5 है, 0। इन दोनों 7 के बीच में कितने 5 है, 1। इन दोनों 7 के बीच में कितने 5 है, 2। और इन दोनों 7 के बीच में कितने 5 है, 90। तो अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो 99 होंगे। एक तो 98 यहाँ से यहाँ, और एक ये, तो 99 टर्म्स। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, 98। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट करके लिखो। तो ये 77 से अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 770। 757 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7570, प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पिछले वाले टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75570। अब इसमें कितने 5 होंगे, तो ऑब्वियसली 97 होंगे। ठीक है, और 98 वाला जब टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा लास्ट टर्म होगा।
उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें कितने 5 हैं? 98। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ओके, नाउ विल सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशन। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 एंड दिस विल आल्सो बी माइनस। ठीक है, तो s में से 10s अगर घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? -9s। ओके, ये 77 एज इट इज हो जाएगा। अच्छा, 757 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? 770, तो -13 आएगा। ठीक है, सिमिलरली इस टर्म में भी -13 आएगा, तो -13 ये हमेशा आएगा। और इन दोनों टर्म्स को आपस में घटाओगे तो भी कितना आएगा? -13। और फिर आ जाएगा लास्ट वाला टर्म 755570, और इसमें कितने 5 हैं? 98। वी नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब तुम लोग ध्यान देना। अगर अब हमसे कोई पूछेगा कि ये वाले जो 13 हैं ये टोटल कितने टर्म्स होंगे, तो मैं कैसे बताऊंगा इसको? ध्यान से देखो। ओके, ये दिस इज नॉट 95, दिस वुड बी 97। ठीक है। ओके, तो ये देखो टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे। लेट मी चेंज द पेन सो दैट, हाँ, यहाँ पे एक एक 5 है, इसके आगे वाले में 2 होगा, ऐसे करके कहाँ तक गया? 97 तक। और ये 0, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 98। 0 से 97, तो इन्हीं का तो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, -13। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 98। इसका मतलब कि -13 98 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो -13 कितनी बार आएगा? 98 टाइम्स आएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे। तो -9s विल बी इक्वल टू 77 प्लस -13 इंटू 98। अब अगेन जो लास्ट वाला टर्म है, सी हाउ वी विल राइट। -75557 प्लस 30। अच्छा, -13, लेट मी राइट -13। ठीक है, 570 ही तो है, तो 557 में 13 जोड़ेंगे तो 570 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ? -9s विल बी इक्वल टू 77 माइनस 13 इंटू 99, और -75557। अब ये 99 टाइम्स हो गया, सॉरी, हाँ 99 टाइम्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही चाहिए था। तो अब ये आ गया। अब क्या करो? माइनस से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9s -77। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1287, और ये हो जाएगा प्लस 7555, ये 99 टर्म्स, और ये 7 आ जाएगा। तो 9s इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस कितना होगा? 1210, एंड प्लस दिस 7555, ये 99 टर्म्स है। ठीक है, और ये 9 नीचे आएगा तो अपॉन 9 हो जाएगा। नाउ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ 75557, ये 99 टाइम्स है, प्लस m बाई n, देन यू विल गेट m इज इक्वल टू 1210, n इज इक्वल टू 9, इसीलिए हमारा जो सम हो जाएगा दैट विल बी 1290। तो दिस वुड बी आवर आंसर। तो अब देख लो ध्यान से। ठीक है, so that's how you need to do it. Okay, let me take another question, which is question number 11. इसमें क्या कह रहा है? a is equal to 1967 plus 1686 I sin theta अपॉन 7 माइनस 3 i cos theta। ऊपर वाला नंबर बहुत बड़ा है, तो ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अबव नंबर। ठीक है, सो 1967 कैन बी रिटन एज, पहले तो देख लो कि 1967 किससे डिविजिबल है।
इफ यू विल चेक यू विल गेट कि ये 7 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 2 = 14, 5 6 मतलब 7 8 = 1। उसी तरह 1686 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 2 = 12, ठीक है, 6 8 = 41, 6 1 I sin थीटा, ठीक है, अपॉन 7 - 3I cos थीटा। यही करना था, बाकी सब तो आसान काम। अब देखो यहाँ से 281 को कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 7 + 6I sin थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, 7 - 3I cos थीटा। अब हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, मतलब 7 + 3I cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, when you will multiply you will end up getting, तो 7 7 जा कितना हो गया 49, एंड -18 sin थीटा cos थीटा। अब आई वाले टर्म्स कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 3 sin, ओके 3 7 जा 21, ओके 21 cos थीटा प्लस 42 sin थीटा इंटू आई, एंड अपॉन क्या हो गया 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जो नंबर है ये कैसा है, ये तो एक रियल नंबर है, ठीक है, तो रियल नंबर है मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर वुड बी इक्वल टू 0। तो ये करो इमेजनरी पार्ट कौन सा है हमारा, देखो और बताओ कौन सा है, ये वाला पार्ट है, इसको 0 कर दो, मतलब 21 cos थीटा प्लस 42 sin थीटा इज इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, रख के देख लो। तो ये tan थीटा का वैल्यू, अब ये कह रहा है कि प्योरली रियल है, और प्योरली रियल मतलब इमेजनरी पार्ट लेना ही नहीं है, ओके, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 49 - 18 sin थीटा cos थीटा अपॉन 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा, यही बच जाएगा। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आया, यहाँ से cos थीटा sin थीटा निकाल सकता है, ठीक है, तो cos थीटा sin थीटा निकाल के इस वैल्यू में रखेंगे, देन विल गेट आवर नंबर, ठीक है, तो रख के देखो एक बार, 281 49 माइनस 18 साइन थीटा कितना हो जाएगा, किसी एक को नेगेटिव ले लो, क्या दिक्कत है, तो लेट से मैंने साइन थीटा को पॉजिटिव ले लिया, सो 1/√5, एंड कॉस थीटा को नेगेटिव ले लो, -2/√5, किसी को भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4/5, ओके, थोड़ा और कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा, दिस इज 49 + 36/5, और नीचे भी कितना आ रहा है 49 + 36/5, मतलब ये और ये कैंसिल होके हमारे पास जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा 281, यही पॉजिटिव इंटीजर होगा, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। हाँ, लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 12th वन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है विच इज √3x + 2y + 3z = 16, यू कैन से आई हैव ड्रॉन इन द रेड कलर वन, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन है। फिर कह रहा है S contains all those vectors such that alpha square plus beta square plus gamma square is 1 and distance of alpha beta gamma from this plane is 7/2, ठीक है, और कह रहा है कि U V W V 3 distinct vector in S। अब S में कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर है, एक तो U वेक्टर, एक V वेक्टर, एक W वेक्टर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स मॉड ऑफ U - V इज इक्वल टू मॉड ऑफ V - W इज इक्वल टू मॉड ऑफ W - U, ये तीनों बराबर है, मतलब अब समझो यहाँ पे कि S में 3 वेक्टर है U V W, और ऐसे हैं सच दैट U V इज इक्वल टू V W इज इक्वल टू W U, मतलब तीनों का डिस्टेंसेस बराबर है, इस मॉड का यही मतलब है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ट्रायंगल U V W, इट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और ये भी कह रहा है कि V the volume of the parallelopipe determined by these three vector, तीनों वेक्टर को मिला के एक पैरेललोपाइप बनेगा, उस उसका वॉल्यूम V है, ठीक है, तो हमको उसका वॉल्यूम निकालना है,
ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और बोला है कि इस एस वेक्टर में जितने वेक्टर है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब लेट्स से यू का अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स ओरिजिन से डिस्टेंस वन है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देख लो, अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसका मतलब ओ यू का लेंथ कितना होगा वन, सिमिलरली ओ वी का भी लेंथ कितना होगा वन, एंड ओ डब्ल्यू का भी लेंथ कितना हो जाएगा वन। ठीक है, ये बात पता चला। और ये भी कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा का प्लेन से जो डिस्टेंस है दैट इज 7/2। मतलब ये तीनों वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है, और यू कैन से लाइक दिस कि इस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस कितना है 7/2। तो लेट्स से मैंने कह दिया एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया 7/2 आर क्यू। ठीक है, अब देखो, अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ओके, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू 6 टाइम वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रन बन रहा है उसका 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे निकालोगे? जो टेट्राहेड्रन यहाँ पे बन रहा है यू वी डब्ल्यू, ठीक है, उसका क्या होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो 1/3 बेस एरिया, मुझे पता है कि यू वी डब्ल्यू कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बस मुझे यहाँ पे एक साइड लेंथ चाहिए। और हाइट, हाइट मतलब क्या, हाइट ये ओ आर लेंथ चाहिए। जो ओ आर तुम लोग को दिख रहा होगा, ओ आर ये अपना हाइट हो जाएगा टेट्राहेड्रन का। ठीक है, ये दो चीज़ चाहिए। जब ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकल के आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकल के आ जाएगा, विच इज़ वी। और फिर यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग को आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलो विल स्टार्ट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ओ आर। ओ आर कैसे निकालेंगे, ओ आर विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस आर क्यू। अच्छा, ओ क्यू, ओ ओरिजिन है, क्यू एक प्लेन पे पॉइंट है विच इज़ परपेंडिकुलर, ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, सो ओ क्यू विल बी, आराम से आप निकाल सकते हैं पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस। तो उस पॉइंट को प्लेन में रख दो, तो यू विल गेट 16/√3 + 4 + 9 विच इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4, आर क्यू का वैल्यू कितना है, आर क्यू इज 7/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ओ आर का जो लेंथ है दैट इज 1/2। अब देखो, अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल यू आर ओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये आर ओ एंड यू, ये मुझे पता है दिस इज वन, ये भी पता चल गया दिस इज 1/2, तो मैं यू आर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ 1 - 1/4 विच इज √3/2। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाला। अब देखो, अच्छा जो पॉइंट आर होगा, अब एक एक बात समझो, ध्यान से समझो, ओ का यू से डिस्टेंस कितना है वन, ओ का वी से डिस्टेंस कितना है वन, ओ का डब्ल्यू से डिस्टेंस कितना है वन। मतलब ओ का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या है, बराबर। अब ओ का प्रोजेक्शन क्या होगा, आर। इसका मतलब आर का यू से डिस्टेंस जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू आर का जो डिस्टेंस है वी से, और आर का जो डिस्टेंस है वो डब्ल्यू से। ठीक है, इसका मतलब कि आर क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। ठीक है, तो आर विल बी सरकम सेंटर। अब आर सरकम सेंटर होगा तो क्या होगा, देखो यू वी डब्ल्यू, ये आर, ये लेंथ पता चल गया विच इज √3/2। ये पता है कि बराबर होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरा डिस्टेंस ए है तो दिस डिस्टेंस विल बी a/2, मतलब यहीं पे लिख देता हूँ
ओके, लेट मी टेक अनदर पेन। तो जो अब इन ट्राइंगल किस में लगाओगे? यू आर ए लिख दो इसको, इन ट्राइंगल यू आर ए। ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल में cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 30 का वैल्यू हो जाएगा a/2 अपॉन √3/2। ठीक है, तो cos 30 will be equal to √3/2 and this is equal to a/√3। मतलब a का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। ये तो साइड लेंथ का वो जो ट्राइंगल है, तो हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3/4, मतलब 3√3। अच्छा, हाफ तो लगाया ही नहीं। अच्छा, ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ओके, तो ये हो जाएगा। एवरीथिंग आई हैव डन करेक्ट। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3√3/16। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये क्या होगा? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया कितना है? बेस एरिया है 3√3/16 और हाइट कितना है? 1/2। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना आ जाएगा? दिस इज 3/2 राइट, √3 मल्टीप्लाई हो गया 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इज 9/4। तो एक और 3 आ जाएगा, इसका मतलब 9√3/16 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। अब ठीक है। ओके, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना आ जाएगा? 3√3/32। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, राइट, सो विच इज 3√3/32। मतलब ये कितना हो गया? ओके, कैंसिल वैंसिल किया जा सकता है बिल्कुल। सो 2 3 ज़ा मतलब 3 3 ज़ा 9 √3/16। ठीक है, ये तो v हुआ। मुझे क्या चाहिए? 80v/√3। तो चलो 80/√3 इंटू वी। वी कितना है? 9√3/16। तो ये कैंसिल हो गया और ये 16 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 5 9 ज़ा 45 इज आर आंसर। थोड़ा लेंदी था, बट एडवांस में कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा ही सकता है। ठीक है, ओके, ये भी क्वेश्चन। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या सीन है कि मेंस में 10 में से 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आते हैं, और एडवांस में एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा, वो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसको तो पक्का करके जाना ही जाना है। देर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस कि मतलब हम इसको कैसे भी छोड़ दें। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है तीनों। ठीक है, तो मैं तो पहले डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकाल के बैठ गया, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आते ही यही निकाल के बैठ जाया जाता है। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तीनों को डिटर्मिनेंट 3 × 3 के फॉर्म में लिख दो, वो अपना डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स में ये वाले पार्ट को नहीं लिखना है, इसको किससे रिप्लेस कर देना है? कांस्टेंट वाले पार्ट से। ठीक है, इससे रिप्लेस कर देना है। डेल्टा वाई में क्या करते हैं? वाई वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं, और डेल्टा जेड में जेड वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। यू गाइज मस्ट नो दिस थिंग। ठीक है, ओके, सो इफ विल कैलकुलेट डेल्टा कितना आ जाएगा? 7 अल्फा -2 बीटा -3। ठीक है, डेल्टा एक्स आ जाएगा ये, डेल्टा वाई ये, डेल्टा जेड ये। ठीक है, ये तो खुद कैलकुलेट करने वाली चीज़ है, इसमें आई कैन नॉट डू मच। ओके,
चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो केस 1, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड इज इक्वल टू जीरो, जब सब जीरो हो। ठीक है, तो हमारा डेल्टा क्या था? डेल्टा था 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 इसको जीरो के इक्वल कर दिया, और यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 7 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को जीरो करना थोड़ा मुश्किल है, डेल्टा जेड को जीरो करो। मतलब 56 माइनस 2 गामा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब गामा इज इक्वल टू 28। तो ये कह रहा है कि अगर बीटा इज इक्वल टू दिस एंड गामा इज इक्वल टू दिस, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब p का मैपिंग किससे हो जाएगा? 3 के साथ। सो p विल बी मैच विथ 3। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो गए। ठीक है, ओके। नाउ नो सॉल्यूशन की बारी है। तो नो सॉल्यूशन में केस क्या होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ये तो होता ही है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, तो जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तो बीटा का वैल्यू वही हो जाएगा जो पहले निकाला था हमने, 7 अल्फा माइनस 3, और कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। लेट्स से डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। इसका मतलब कि गामा शुड नॉट बी इक्वल टू, गामा शुड नॉट बी इक्वल टू 28। ठीक है, अब देखो ऑप्शन। हाँ, तो जो हमारा आया है उसके हिसाब से इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। मतलब क्यू का मैपिंग किसके साथ होगा? 2 का। तो अभी तो ए बी में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब बीटा शुड नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फा माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों के केस में बीटा नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अगर गामा 28 हो जाएगा, अच्छा ऐसे ही देख के अब पहचान में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अगर गामा 28 हो जाएगा तो डेल्टा जेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमको यूनिक सॉल्यूशन फिर भी मिलेगा। ठीक है, और गामा अगर नॉट इक्वल टू 8 रहेगा तब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कौन सा होगा। देखो अब यहाँ पे दो दिया है ना, 4 एंड 5। ठीक है, तो एक चीज़ तो कह सकते हैं कि आर 5 के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, इस ऑप्शन को चेक करो। 5 ये है। अब इसको उठा के इस इक्वेशन में रखो, तो यू विल सी कि एक्स का वैल्यू अगर -15 प्लस 2 इंटू 4, 8 प्लस 0, मतलब यू विल सी -7 इक्वल टू 7। तो ये तो सही नहीं है, इसका मतलब कि ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज विल बी आर आंसर, बट स्टिल यू कैन चेक। ठीक है, यू कैन चेक कि 11 माइनस टू जीरो विल सेटिस्फाई दिस सॉल्यूशन। तो ये तो इसका एक सॉल्यूशन होगा ही। ठीक है, और वो कब आता है? जब अल्फा तुम 1 रखो और गामा 28 रखो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो। अगर तुम अल्फा का वैल्यू क्या दे रहा है? 1, और गामा का वैल्यू 28 रखो, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। वाई क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन वाई। और जेड क्या होता है? डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, तो अगर गामा 28 रखोगे तो इस केस में डेल्टा जेड क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो फिर जेड हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, मतलब ज़ीरो अपॉन एनीथिंग, नॉन ज़ीरो क्वांटिटी। ठीक है, तो दिस विल बी ज़ीरो। तो जब जेड ज़ीरो आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे व्हेन यू विल पुट इन दिस इक्वेशन z इक्वल टू 0, देन यू विल गेट x इक्वल टू 11। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास x 11 आ गया,
z 0 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखो तो तुम्हें y मिल के आ जाएगा। रख के देखो क्या आएगा, 11। लेट्स से मैं रखता हूँ 11 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 7। तो y कितना आ जा रहा है, -2, ठीक है। ओके, सो s विल बी मैप्ड विद फोर्थ ऑप्शन। और क्या बचा, r तो बोला ही डेल्टा नॉन जीरो मतलब यूनिक सोल्यूशन। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पहले दो ऑप्शन देख लिए, फिर आर और एस में से देख लिए किसको एलिमिनेट करना है, और उससे पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ दी ओनली आंसर, ठीक है। ओके, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक बार और बैक करके देख लो। ओके, अच्छा, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। यू गाइज माइट हैव स्टडीड दिस थिंग ईदर इन क्लास 10th और 11th, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एडवांस में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सिंपल कह रहा है कि एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, वी हैव टू फाइंड मीन। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ये यहाँ से निकाल सकते हो, देखो एक्स आई है एफ आई है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, 10 2 ज़ा 20, 11 3 ज़ा 33, और इसको जोड़ दिया तो 120 आया। सिग्मा एफ आई को भी जोड़ दिया तो कितना आया, 20। मतलब हमारा जो मीन होगा, लेट्स से एक्स बार है, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, मतलब 120 बाई 20, तो कितना आ जाएगा, 6। तो पी किससे मैप हो जाएगा, 3 से मैप हो जाएगा। तो जो 3 से मैप नहीं हुआ उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, मतलब ये खत्म। अब देखो, अब क्यों निकाल लो, मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज nth n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 1 by 2th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यही होता है। n कितना है, n इज सिग्मा एफ आई विच इज 20, तो 20/2 मतलब 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। तो 10th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे मिलेगा, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इस केस में देखना होगा कि जो 10 है वो किससे जस्ट बड़ा है, तो 9 से जस्ट बड़ा है, मतलब ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया ना 13। अब इसका मुझे एक्स आई देखना पड़ेगा, ठीक है, विच विल बी 5, ठीक है। तो 5 प्लस 5/2, क्योंकि 11th का भी 5 आ जाएगा, तो 10/2 मतलब 5। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, 5। वापस से देख लो, मीडियन क्या होता है, n/2th प्लस n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन बाई 2। अब n क्या होता है, n इज सिग्मा एफ आई, अगर भूल गए हो तो सिग्मा एफ आई इज 20, 20/2 10th प्लस 11th अपॉन 2। अब ये है कि 10th ऑब्जर्वेशन 11th ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं है कौन सा है, तो तुमको तो ये देखना है कि 10th से जस्ट बड़ा कौन सा है। ये देखो, ऐसे ही देखो, 10th या 11th से जस्ट बड़ा कौन सा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो 13। और 13 का एक्स आई क्या है, 13 का एक्स आई 5, तो 5 प्लस 5/2, ठीक है। तो 10th ऑब्जर्वेशन का भी एक्स आई क्या हो जाएगा, 5, और 11th ऑब्जर्वेशन का भी एक्स आई क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 प्लस 5/2 मतलब कितना आ जाएगा, 10/2 मतलब 5, ठीक है। सो क्यू इज 2, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन देख लो क्या होता है। ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन कुछ नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप कैलकुलेटेड एक्स आई माइनस मीन कर लो, मतलब मीन क्या था हमारा, मीन था 6, सो 6 यहाँ पे एक्स आई माइनस -6 हो जाए, मतलब 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, ठीक है। 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 8 2, 6 माइनस 10 4, 6 माइनस 11 5, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो इस वैल्यू को मैं एफ आई से आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 इंटू 3 कितना आएगा, 15, 5 9 इंटू 4 कितना आएगा, सॉरी
4 × 2 कितना आएगा 8, 4 × 1 कितना आएगा 4, 2 × 2 कितना आएगा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 5 ज़ा 50। अब इन सारे क्वांटिटीज़ को समेशन में सिग्मा मतलब समेशन जोड़ दिया, ये 54 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दिया, ऊपर वाला 54 नीचे वाला 20, मतलब कितना आ गया 2.7। तो इसका मतलब R विल बी 4। सो अभी तक तो ये ऑप्शन जा रहा है, आई गेस यही ऑप्शन आ गया। P कहाँ जा रहा था थर्ड ऑप्शन, Q कहाँ जा रहा था सेकंड ऑप्शन, एंड R कहाँ गया फोर्थ ऑप्शन। तो आई गेस एक ही ऑप्शन है ये वाला S, तुम चेक कर लो। ठीक है वैसे ही मीन डिविएशन अबाउट मीडियन पूछेगा तो सिग्मा एफ आई, बस मीन के जगह हम लोग क्या रख देंगे मीडियन एन अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीडियन हमारा क्या था, मीडियन हमने ऑलरेडी बताया था। ठीक है मीडियन हमारा कितना था 5, राइट। तो मीडियन यहाँ पे क्या था 5, तो 3 में से 5 घटा लो। ठीक है 5 में से 4 घटा लो तो 1 आ जाएगा, 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, 5 में से 8 घटाओगे मॉड लगा दो 3 आएगा, 5 में से 10 घटा दो 5 आएगा क्योंकि मॉड है, 5 में से 11 घटा दो 6 आएगा। और फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करो और फिर सबको जोड़ो और फिर सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दो। ठीक है ओके, लेट मी कम टू अनदर क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर है R1 एंड R2। ठीक है ध्यान दो, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ R1 इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस जे प्लस के, इसका मतलब कि ये वेक्टर 0,0 से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है। वैसे ही ये वाला वेक्टर 0,1,-1 से पास कर रहा है और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 0 1। ठीक है अब अब देखो एक्स बी डी सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स कंटेन L1। ठीक है एक ऐसा सेट है सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स ऑफ H विच कंटेन L1, मतलब H प्लेन में हमारे पास लाइन L1 है। ठीक है फॉर प्लेन H DH डिनोट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L2। L2 और ये जो प्लेन है H, इनमें DH जो है हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है और ये भी कह रहा है कि H नॉट बी द प्लेन इन X, DH नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DH एज DH वैरीज ओवर ऑल प्लेन्स। अब देखो इसको अगर समझना है तो ऐसे समझो L1 इस प्लेन के अंदर है। ठीक है L1 इस प्लेन के अंदर है और L2 ऐसे है सच दैट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। तो एक बार खुद से सोचो और एनालाइज करके देखो कि क्या हो सकता है। तो एक ही पोजीशन होगा कि L2 विल बी पैरेलल टू द प्लेन H, तभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। बाकी तो और किसी केस में अगर पैरेलल नहीं होगा तो वो लाइन जाके इंटरसेक्ट कर लेगा प्लेन को, तब तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि L2 इज पैरेलल टू द प्लेन H। ठीक है तो बस मुझे क्या करना है प्लेन का इक्वेशन निकाल के आना है, प्लेन का इक्वेशन निकाल के लेके आएंगे तो ये सारे ऑप्शन फटाफट एकदम चुटकी बजाते हो जाएंगे। और तुम लोग को नहीं होगा विश्वास, देखो मान लिया प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया ax-0। क्यों, क्योंकि 0,0,0 से पास कर रहा है। देखो ये लाइन L1 0 से पास कर रहा है और ये लाइन L उस प्लेन के अंदर है, H प्लेन के अंदर है, तो प्लेन भी 0,0 से पास करेगा। ठीक है तो आई राइट लाइक दिस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस सी इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। अब तुम ध्यान दो L1 लाइज इन द प्लेन, लाइज इन दिस प्लेन, L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसका मतलब इनका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट भी क्या होगा 0। तो वी विल से कि a प्लस बी प्लस सी विल बी 0। अगेन दिस प्लेन, ठीक है दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब अगेन डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो ऊपर वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 0 1, मतलब
A 0, C is equal to 0. Okay, let me check once more. So if we'll solve this, we will get B equal to 0. तो B 0 है, इसका मतलब A is equal to minus A. तो A is to B is to C हमारा क्या हो जाएगा, 1 is to 0 is to minus 1. ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 0. दिस इज आवर प्लेन. तो कह सकते हो कि ये प्लेन है हमारा h नॉट या फिर h. अब मुझे क्या चाहिए, dh चाहिए. dh ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट P है, इस पॉइंट, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, L2. L2 0 1 माइनस 1 से पास कर रहा है. अब इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वेरी सिंपल. तो P पॉइंट क्या है हमारा, 0 1 माइनस 1 ना. ओके, सो DH नॉट विल बी इक्वल टू 0 1 एंड माइनस 1 अपॉन रूट 2, मतलब 1 अपॉन रूट 2. ठीक है, तो DH नॉट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2. मतलब P किससे मैच कर रहा है, 5 से. ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई P जो होगा वो 5 से मैच कर रहा है. अब Q, डिस्टेंस ऑफ 102 फ्रॉम H नॉट. अब H नॉट का तो हमारे पास इक्वेशन है ही, x माइनस जेड इक्वल टू 0. अब ये कह रहा है कि 102 से डिस्टेंस, P पॉइंट इस बार 102 से ले लेना. ओके, तो लेट्स से कि अगर इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई रूट 2. ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, बोला ना 012 है, पॉइंट ही उल्टा ले लूँगा तो गड़बड़ तो होगा ही. पॉइंट इज 012. ओके, सो 012, 0 माइनस 2 बाई रूट 2. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा. तो Q किससे मैच करेगा, रूट 2 से, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन. आई गेस अब तो ऑप्शन मिल ही गया. तो तुम लोग B करके निकल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आगे चेक करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तुम्हें नंबर पाना है, तुम्हें ये थोड़ी दिखाना है कि नॉलेज कितना है. ठीक है, तो दो ऑप्शन मैच किए, 5 और 4, और किसी में मैच नहीं कर रहे, मतलब वही ऑप्शन है. ठीक है, बाकी तो मैं वेरीफाई करने के लिए ऐसे ही देख लेता हूँ. ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है कि ओरिजिन से फिर इस प्लेन का डिस्टेंस. ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 0 रखोगे तो यू विल गेट 0. 0 माइनस 0 बाई रूट 2, ये कितना आ जाएगा, 0. ओरिजिन से डिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब r का वैल्यू 3 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड h नॉट. अब ध्यान से देखो, y इक्वल टू जेड है हमारा जो मिल रहा है प्लेन, वो प्लेन क्या है, x माइनस जेड इक्वल टू 0. तो ये क्या कह रहा है, x इक्वल टू जेड, और ये कह रहा है y इक्वल टू जेड. तो दोनों को मिलाएंगे, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू, और x कितना है 1, मतलब तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 कमा 1 कमा 1. अब डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम 1 कमा 1 कमा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0. इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब रूट 3. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा. सो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन वैसे भी ट्रू था. ठीक है, मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्व कर दिया, बट अगेन मैच द फॉलोइंग में तुम लोग ध्यान देना कि एक दो ऑप्शन सॉल्व किया, दो ऑप्शन मैच किया, बाकी किसी में दो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब वही ऑप्शन है, बाकी के दो ऑप्शन मैच करने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो, है कि नहीं. हमें तो कम से कम टाइम में करना है, तो मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए. ठीक है, ओके, लेट मी कम टू द लास्ट क्वेश्चन. इसमें क्या रहा है कि मॉड जेड क्यू प्लस 2z² प्लस 4z बार माइनस एट इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करके, और ये भी बोला है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z भी नॉन ज़ीरो. ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करके z ये सब वैल्यू निकालना है, मॉड z². तो मिला जुला कि मुझे z चाहिए, तभी मैं बाकी वैल्यू निकाल पाऊंगा. तो एक काम करो, इसका कॉन्जुगेट ले लो. कॉन्जुगेट लेने पे ये कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 से. ठीक है, ये हो जाएगा 4z माइनस एट इक्वल टू 0, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो.
देन यू विल गेट 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस 4 इक्वल टू 0, है कि नहीं? सॉरी, माइनस 2 होगा, सिंस वी हैव टेकन 2 कॉमन। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता, अगर z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट मतलब इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे बोला है नॉन ज़ीरो, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। इसका मतलब z प्लस जेड कॉन्जुगेट कितना हो गया, 2। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 2x इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू 1। अब x का वैल्यू 1 पता चल गया। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, सिंस वी नो कि मॉड z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z कॉन्जुगेट माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो, मॉड z क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3। 2z स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और z कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखो, तो वी विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई प्लस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दो, अब कुछ कैंसिल होंगे, तो ये देखो 2 टू ज़ा 4 आयोटा वाई और माइनस 4 आयोटा वाई कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे फर्दर, यू विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या फिर ये देखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 इधर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, मतलब वाई का वैल्यू प्लस माइनस √3। तो z का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 प्लस माइनस आयोटा √3 आएगा, ये z आ गया। ठीक है, अब बाकी का ऑप्शन देख लो, मॉड जेड स्क्वायर मॉड जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर निकालना है तो निकालते हैं। तो मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 3 मतलब 2। अच्छा, इसका स्क्वायर है, ओके, तो ये 4 हो जाएगा, तो P2 ऑप्शन, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। चलो, मॉड ऑफ z माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 इंटू आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ y, मतलब प्लस माइनस √3, कोई भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब Q किससे मैच किया, 1 से, एक ही ऑप्शन है देखो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यू नीड नॉट टू वेरीफाई अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, एक ऑप्शन मैच किया, हो गया खत्म। मुझे भी देख लेने दो, हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाकी तुम लोग ये निकाल लो, यहाँ पे आर निकाल लो, एस निकाल लो, यहाँ पे जेड और जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू रख के। ठीक है, तो मैंने तो पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, एंड टिल नाउ, अच्छा 13 वाला रह गया था क्या, ओके, 13 वाला रह गया था, उसको कर लेते हैं। ठीक है, 13 वाले में क्या कह रहा है कि ए बी बी नॉन जीरो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर -5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये तो सिंपल है, आर एट टर्म लिखेंगे TR+1 इसका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4CR एक्स स्क्वायर का होल पावर आर इंटू 70/27 BX का होल पावर आर। ठीक है, सॉरी 4 माइनस आर, ओके, गड़बड़ क्या कर रहा हूँ मैं भाई, यहाँ पे 4 माइनस आर होगा, यहाँ पे आर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4CR
इंटू ए का पावर 4 माइनस आर इंटू 70 का पावर आर अपॉन 27 बी का होल पावर आर। एक्स का पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 आर एंड माइनस आर। अब देखो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट निकालना है एक्स पावर 5 का। तो ये जो 8 माइनस 3 आ रहा है इसको 5 के इक्वल कर देते हैं। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब इस आर का वैल्यू को यहाँ पे रख दो 4c1 ए क्यूब, ठीक है, 70 27b। तो ये अपना कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स पावर 5। यहाँ पे R3 रखोगे तो एक्स पावर 5। तो ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर माइनस 5 इन दिस एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, इसको 1 ले लो। एक्स पावर माइनस 5 क्या है हमारे पास एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर का होल पावर 7। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर माइनस 5 निकालना है। तो चलो निकालते हैं। 7 CR एक्स का होल पावर 7 माइनस आर इंटू माइनस 1 का होल पावर आर, ठीक है, अपॉन बी एक्स स्क्वायर का होल पावर आर। ठीक है, ओके, अलग अलग करो। 7 CR इंटू ए पावर 7 माइनस आर माइनस 1 का पावर आर अपॉन बी का पावर आर। ठीक है, और x का पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस आर और नीचे क्या है x का पावर 2 आर। मतलब x का टोटल पावर कितना आ जा रहा है, x का टोटल पावर आ जाएगा 7 माइनस 3 आर। ठीक है, और इसको x पावर माइनस 5 के इक्वल करो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो r इक्वल टू 4 हो जाएगा। तुम देख लो। अब इस r इक्वल टू 4 के वैल्यू को उसमें रख दो। 7c4 ए क्यूब, ठीक है, और क्या आ जाएगा कोफिशिएंट में b का पावर 4 और ये हो जाएगा x का पावर माइनस 5। तो ये आ गया कोफिशिएंट। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस 5। तो दोनों को बराबर करो। तो अगर इसको 2 मान लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2। ऊपर क्या था 4c1 इंटू ए क्यूब इंटू 70 बाई 27 बी, यही था। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7c4 इंटू ए क्यूब अपॉन बी पावर 4। ओके, ठीक है, ओके, ए क्यूब कट गया। 4c1 हो गया 4, ये हो गया 70, ये हो गया 27b। 7c4 आई गेस 35 है और अपॉन बी पावर 4। तो 35 2 4 8, ये बी क्यूब। तो बी क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 अपॉन 8। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो 2b का वैल्यू 3। सो दिस इज आवर आंसर। 2b का वैल्यू हमसे पूछा गया था। ओके, ठीक है, तो वैल्यूएबल सजेशन इसमें यही है कि यू शुड आइडेंटिफाई दी क्वेश्चन। ठीक है, विच इज़ इजी विच इज़ डिफिकल्ट, यू नीड नॉट टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो यू शुड आइडेंटिफाई कि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन सारे करो। ठीक है, इंटीजर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैच द फॉलोइंग वाला बिल्कुल करो। ठीक है, दीज 3 पार्ट यू शुड फोकस मोर ऑन। MSQ अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो जान मत दो। ठीक है, तो सिंगल करेक्ट वाले पे ज़्यादा फोकस करो। मैच द फॉलोइंग वाला काफ़ी नंबर देता है, 1 2 ऑप्शन वेरीफाई करो आंसर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर एडवांस। ठीक है, ट्राई टू एलिमिनेट द क्वेश्चन विच यू कांट डू। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम देयर। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू।